हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को किसी ने एक बुक सेंड करी थी। वो एक लव स्टोरी थी, इसलिए विंग वांग जी को टीज कर रहा था, ये कहकर कि ज़रूर उसका कोई एडमायरर होगा जिसने उसे ये बुक सेंड करी है। लेकिन वांग जी सीरियस था। ये पहली बार है जो उसे कहीं बाहर से कोई पार्सल मिला है। बहुत कोशिशों के बाद वांग जी ने विंग से वो बुक ली। वो दोनों उस बुक के सामने बैठे हुए थे। विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, अगर तुम इसे नहीं खोलना चाहते हो तो मैं खोल देता हूँ, लाओ। उसने वांग जी के सामने से वो बुक अपने सामने खींची और उस बुक के पन्ने पलटने लगा। फर्स्ट पेज पर टाइटल पढ़ने के बाद जैसे ही विंग ने दूसरा पेज पलटा तो वो हैरान होकर वांग जी को देखने लगा। वो फिर से उस बुक की तरफ देखकर कहता है, लानजान, ये तो तुम हो। उसकी बात सुनकर वांग जी ने अपनी नज़रें उस बुक की तरफ घुमाई। उसने उस पेज को देखा जहाँ पर एक पिक्चर थी। वांग जी ने उस पिक्चर को ध्यान से देखा। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को देखकर कहता है, ये मैं नहीं हूँ। विंग ने एक बार फिर से उसके हाथ से वो बुक ली और उस पिक्चर को ध्यान से देखने लगा। वो कहता है, नहीं लानजान, ये तुम ही हो। देखो, इसके कपड़े बिल्कुल तुम्हारे सेट की तरह हैं और इसने तुम्हारा फेवरेट रिबन भी पहना है। इसकी नाक देखो और आंखें भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। तुम कैसे बोल सकते हो कि ये तुम नहीं हो? तभी वांग जी ने उस पिक्चर के नीचे उस पर्सन के नाम को इंडिकेट किया। विंग कहता है, हंगुनजुन। उस बात पर वांग जी ने कहा, इनका नाम हंगुनजुन है। विंग ध्यान से उस पिक्चर को देख रहा था। वो उस पर हाथ फेर कर कहता है, तुम जब अपने 30s में जाओगे तो बिल्कुल ऐसे दिखोगे। तभी उसने कुछ रियलाइज किया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखकर कहता है, तुमने क्या कहा? ये हंगुनजुन है, गॉड हंगुनजुन, तुम्हारे एंसेस्टर। इस पर वांग जी ने नोट किया। विंग तो बहुत ही ज़्यादा अम्यूज हो गया था। वो ध्यान से उस पिक्चर को देख रहा था। वो कहता है, तभी तुम बिल्कुल इनकी तरह दिख रहे हो। ये कितने ज़्यादा हैंडसम है, ओ गॉड। मेरे पापा ने मुझे इनकी बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं कि ये कैसे एक कल्टिवेटर थे और कैसे एक इमॉर्टल बने। सब लोग इनकी कितनी रिस्पेक्ट करते थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ मेरे पापा को पता है। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो ध्यान से विंग की बातें सुन रहा था। सडनली विंग ने वो पेज फ्लिप किया तो दूसरे पेज पर एक दूसरे पर्सन की फोटो थी। विंग उस फोटो को देखकर कहता है, अब ये कौन है? उसने उस पिक्चर के नीचे लिखा उसका नाम पढ़ा, यीलिंग पैट्रियार्क। जैसे ही वांग जी ने ये नाम सुना, उसने विंग के हाथों से वो बुक छीन ली। वो उसे बंद करके कहता है, तुम ये बुक नहीं पढ़ सकते हो। इस पर विंग चिढ़ गया। वो वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, ये क्या कर रहे हो? मुझे दिखाओ। वांग जी कहता है, विंग, ये ये बुक हमें किसने दी है? इस बात पर विंग मुंह बना के कहता है, मुझे क्या मालूम किसने दी है? ये तो तुम्हारे नाम से आई है ना, मुझे पढ़ने तो दो। इस पर वांग जी कहता है, विंग, ये बुक हम नहीं पढ़ सकते हैं। विंग कहता है, लेकिन क्यों? इस पर वांग जी कहता है, ये वही बुक है, फॉरबिडन बुक, हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं। अंकल को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। इस बात पर विंग ने फिर से मुंह बनाया। वो कहता है, लानजान, बकवास बंद करो। फॉरबिडन बुक, वो तो तुम्हारी लाइब्रेरी के फॉरबिडन सेक्शन में है ना, और तुमने तो कहा था कि वहाँ कोई भी नहीं जाता। तुम्हें क्या लग रहा है कि किसी ने ये बुक वहाँ से हमें ला कर दी है? इस पर वांग जी कहता है, नहीं, ये बुक वो नहीं है, क्योंकि उस पर टाइटल नहीं लिखा था। विंग वांग जी के हाथ से वो बुक लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे वांग जी ने अपनी पीठ के पीछे छुपा लिया था। विंग कहता है, लानजान, ऐसा मत करो ना, अभी मुझे घर भी जाना है। वांग जी कहता है, विंग, मैं ये बुक एक बार अंकल को दिखाऊंगा। अगर ये वो बुक नहीं हुई तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा, तुम फिर पढ़ लेना। इस बात पर विंग ने गुस्से से वांग जी को देखा। वो कहता है, अभी तुमने ही तो कहा ये वो बुक नहीं है। उस बुक पर तो टाइटल भी नहीं लिखा था और इस पर प्रॉपर टाइटल लिखा हुआ है। और फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये वही बुक है जो लाइब्रेरी में रखी हुई थी? इस पर वांग जी कहता है, क्योंकि जब मैंने अनजाने में वो बुक खोली थी तो उस पे हंगुन जुन के बाद इस पर्सन यीलिंग पैट्रिया के बारे में लिखा हुआ था। और जब मैंने अंकल से यीलिंग पैट्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने ये नाम कहाँ से सुना है, तो मैंने उन्हें इस बुक के बारे में बता दिया। इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा कि मैं लाइब्रेरी के फॉरबिडन सेक्शन से कोई भी बुक ना लूँ हूँ।
और स्पेशली इस बुक को। मैं सच कह रहा हूँ, ये वही बुक है। बस उस पे टाइटल नहीं लिखा हुआ था और इस पर टाइटल लिखा हुआ है। इस पर विंग वांग जी को देखकर कहता है, लानजान, ट्रस्ट मी, ये वो बुक नहीं हो सकती है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो क्यों ना हम तुम्हारी लाइब्रेरी के फॉरबिडन सेक्शन में जाकर देखें। इस बात पर वांग जी ने क्लियर किया। वो उसे देखकर कहता है, तुम्हारे अंदर वहां जाने की कितनी क्यूरियोसिटी है, हम वहां नहीं जाएंगे। उस पर विंग अपने आर्म्स को फोल्ड करके कहता है, तो फिर मुझे ये बुक दो। इस पर वांग जी ने उस बुक को टाइटली पकड़ा। वो उसे विंग से छुपाकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, इस बुक को मैं एक बार अंकल को दिखाऊंगा। विंग जिद कर रहा था तो वांग जी कहता है, विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अगर अंकल ने हमें ये बुक पढ़ने से मना किया है, इसका मतलब ये बुक हमारे लिए नहीं है। विंग वांग जी के थोड़ा पास आया। उसे देखकर कहता है, जिस भी पर्सन ने हमें ये बुक डिलीवर करी है वो चाहता है कि हम इस बुक को पढ़ें। वांग जी अभी भी विंग को वो बुक देने से मना कर रहा था और विंग उस बुक को अब किसी भी हालत में वांग जी से लेना चाहता है। वो वांग जी के हाथों से उस बुक को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी अपनी पीठ के पीछे उस बुक को टाइटली पकड़े हुए था। वो विंग से कहता है, विंग, ऐसा मत करो। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कोर बिल्डिंग में तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। इस पर विंग उसकी तरफ जीभ दिखाकर कहता है, कोर बिल्डिंग मेरी हो गई है, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा। और वो फिर से उस बुक को वांग जी के हाथों से लेने लगा। वांग जी अभी भी विंग को वो बुक नहीं देना चाहता है। क्या होगा अगर इसमें कोई ऐसी बात लिखी होगी जो उन्हें नहीं जाननी होगी। विंग ने टाइटली वांग जी के दोनों हाथों को उसकी पीठ के पीछे पकड़ा। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। उस पर विंग उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मुझे वो बुक दो। इस पर वांग जी उसे देखकर कहता है, बिल्कुल भी नहीं, हटो यहाँ से। विंग ने वांग जी की बात नहीं सुनी। उसने और टाइटली वांग जी के हाथों को पकड़ा तो वांग जी को कंधों में दर्द होने लगा। वो विंग को देखकर कहता है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मुझे सच में दर्द हो रहा है कि तुम मेरा हाथ तोड़ दोगे। इस बात का विंग ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो अपने चेहरे को वांग जी की नेक के पास ले गया। इससे वांग जी थोड़ा चौंक गया था। उसे विंग की वार्म ब्रेथ अपनी नेक में महसूस हो रही थी। विंग ने डीपली वांग जी की सेंट को इनहेल किया। सडनली उसे अपनी नेक के पास कुछ वेट सा महसूस हुआ तो वो पैनिक हो गया और वो हड़बड़ी में वहां से उठ गया। उसने वो बुक भी छोड़ दी थी। वो अपने गले को छूकर कहता है, विंग, तुम पागल हो गई हो क्या? विंग वांग जी के एक्सप्रेशन देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने जमीन से वो बुक हटाई। उस बुक को वांग जी को दिखाकर कहता है, तुम्हें टीज करना बहुत आसान है। मैंने तुमसे प्यार से कहा था मुझे ये बुक दे दो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। वांग जी तो अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उसका हाथ अभी भी उसके गले पर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे विंग अभी भी उसकी नेक को लिक कर रहा हो। उसे अभी भी वो वेटनेस फील हो रही थी। विंग तो मजे से उस बुक के पेज पलटने लग गया था। वांग जी अभी भी उसे ध्यान से देख रहा था कि विंग को मालूम भी है कि वो क्या कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जो विंग वांग जी के इतने करीब आया है। दोस्तों, वो लोग बहुत पहले से हैं। वांग जी को विंग का फ्रेंडली टच बहुत पसंद है। विंग पहला इंसान है जिसे वांग जी अपने पर्सनल स्पेस में घुसने देता है। लेकिन आजकल विंग कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया है। अब वो वांग जी को ज़्यादा टीज करने लग गया है। जब भी उसका मन होता है वो उसे चिढ़ाने के लिए उसे इधर उधर छूने लगता है, कभी नेक में तो कभी चेहरे पर और कभी ईयर के पीछे। और अभी उसने ये किया। कभी कभी तो वांग जी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अभी भी वांग जी का वैसा ही हाल था। विंग ने उसकी तरफ देखा। वो कहता है, लानजान, कि तुम वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़े रहने वाले हो? क्या तुम इस बुक को मेरे साथ पढ़ रहे हो या मैं इसे अकेले ही पढ़ूं? वांग जी विंग के सामने बैठ गया था। वो विंग को देखकर कहता है, विंग, एक बार फिर से सोच लो, मुझे लगता है हमें ये बुक अंकल को दिखानी चाहिए। उस पर विंग ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया। वो कहता है, माई स्वीट लानजान, तुम कितने प्यारे हो। हर चीज़ अंकल से पूछकर नहीं करनी होती है। उसने वांग जी की नाक को छुआ। वांग जी ने उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाया। उसे देखकर कहता है, बकवास बंद करो। इस बात पर विंग जोर जोर से हंसने लगा। वांग जी उससे थोड़ी दूर बैठा था तो विंग ने सडनली उसकी वेस्ट को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। एक बार फिर से वांग जी उसकी हरकतें देखकर हैरान था। वो सरप्राइज में उसके चेहरे को ही देख रहा था। विंग स्माइल करके कहता है, अगर तुम इतनी दूर बैठोगे तो हम इसे साथ में पढ़ेंगे कैसे?
वांगजी का दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने खुद को काम किया और वो विंग के साथ उस बुक को पढ़ने लगा। मतलब विंग उस बुक को पढ़ रहा था। वांगजी का ध्यान तो उसकी हार्ट बीट पर था। उसका दिल इतना जोर जोर से धड़क रहा था कि मानो वो उसके सीने से बाहर ही आ जाएगा। फिर विंग उस बुक को पढ़ने लगा। हंगुंजुन के बारे में तो उन्होंने जान लिया और उनके बारे में सबको मालूम भी है, लेकिन ये दूसरा पर्सन कौन है? विंग ने फिर से वो नाम पढ़ा, यीलिंग पैट्रियार्क। इस पर विंग हंसकर कहता है, लानजान, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये यीलिंग पैट्रियार्क यीलिंग का होगा? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। उसका ध्यान तो विंग के चेहरे पर था। विंग हंसकर कहता है, लगता है ये यीलिंग का ही है, तभी तो इसका नाम ऐसा है। क्या ये मेरा इंसेंस्टर होगा? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। विंग को पता है कि वांगजी उसके चेहरे को देख रहा है, इसलिए वो वांगजी की तरफ बड़ी सी स्माइल दिखाकर कहता है, लानजान, क्या मैं इतना हैंडसम हूँ? ये सुनकर वांगजी अपने होश में आया। वो ऑकवर्डली इधर उधर देखने लगा। वो विंग से कहता है, तुम्हारे दिमाग में हर समय ऐसी बकवास आती कहाँ से है? अगर तुम्हें ये बुक पढ़नी है तो स्टार्ट करो। विंग फिर से हंसने लग गया था। फिर वो खुद को कंट्रोल करके कहता है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। विंग ने पढ़ना स्टार्ट किया। वो वांगजी से कहता है, लानजान, इस बुक के अकॉर्डिंग ये गॉड हंगुंजुन और इस यीलिंग पैट्रियार्क की लव स्टोरी है। फिर वो सोचकर कहता है, ऐसी कोई कहानी बाबा ने मुझे क्यों नहीं सुनाई, माँ ने भी नहीं बताई। इस पर वांगजी कहता है, अब तुम्हारे पास बुक है ना, तो उससे पढ़ो। विंग आगे पढ़ने लग गया था। यहाँ से स्टोरी पास्ट में चली गई। हजारों सालों पहले भी सिस्टम बिल्कुल ऐसा ही था। सबसे ऊपर हेवन, उसके बाद कल्टीवेशन वर्ल्ड और फिर मॉर्टल वर्ल्ड। हेवन हर 5-6 सालों में एक बड़ा कंपटीशन कल्टीवेटर्स के बीच करवाता था, जिन कल्टीवेटर्स में डिफरेंट तरीके की क्वालिटीज़ होती थी और जो हर चीज़ में अच्छे होते थे, उनको हेवन अपनी तरफ से एक स्पेशल ट्रेनिंग देता था। इस सिस्टम से कल्टीवेटर्स आसानी से इमॉर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते थे। बहुत सारे कल्टीवेटर्स को तो हेवन में गॉड की पोजीशन भी मिल जाती थी और बहुत सारे कल्टीवेटर्स को स्पेशल पावर मिलती थी ताकि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड और मॉर्टल वर्ल्ड की रक्षा कर सके। आज फिर से इसी कंपटीशन का टाइम है, जहाँ पर कुछ खास कल्टीवेटर्स को ट्रेनिंग के लिए चुना जाएगा। हेवन प्रिंस झू जैंगलिन बहुत ही जल्दी में कहीं जा रहा था। वो एक सैनिक से अपने बड़े भाई झू शैंगलिन के बारे में पूछ रहा था, जिस पर उस सैनिक ने उसे बताया कि उसने उसे नहीं देखा है। उसके बाद उसने गॉड हंगविंजुन के बारे में उस सैनिक से पूछा, तो सैनिक ने बताया कि वो मदर नेचर के यहाँ पर गए हुए हैं। झू जैंगलिन बहुत ही जल्दबाजी में हॉली माउंटेन की तरफ जा रहा था। वो खुद से ही सोचकर कहता है, हंगविंजुन, तुम्हें क्या याद नहीं है आज कितना इंपॉर्टेंट कंपटीशन है और तुम फिर से मदर के पास हो? झू झैंगलिन दौड़कर मदर नेचर के पास पहुंचा। उसने देखा कि मदर नेचर हंगुंजुन के साथ बैठकर बातें कर रही है। उसने जोर से हंगुंजुन का नाम लिया। उसने मुड़कर पीछे देखा। हंगुंजुन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो झू झैंगलिन की तरफ अपना हाथ हिलाकर उसे पास आने को कह रहे थे। झू झैंगलिन उन लोगों के पास चला गया था। वो बैठकर कहता है, तुम यहाँ पर मज़े कर रहे हो, कि तुम्हें याद नहीं है आज कितना इंपॉर्टेंट डे है? वैसे भी तुम्हारा लंच एक तुम्हारा वेट कर रहा होगा। कल्टीवेटर्स का कंपटीशन वहीं पर है। जो लोग वहाँ से सेलेक्ट होंगे वो हमारे साथ हेवन आएंगे। जल्दी करो। मदर, आप भी इसे यहीं पर रोके हुए हैं। आपको तो इसे कहना चाहिए कि जल्दी करे ये। वैसे भी मुझे लग रहा है झू शैंगलिन पहले ही चला गया है। वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। इस बात पर स्माइल करके हंगुंजुन ने उसके तरफ एक ग्लास खसकाया। उसे देखकर कहता है, झैंगलिन, तुम्हें पहले पानी पी लेना चाहिए। अगर तुम इतनी हड़बड़ी में रहोगे तो सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। झू शैंगलिन ने पानी पिया। हंगुंजुन उसे देखकर कहता है, मैं तो यहाँ बस मदर से ब्लेसिंग लेने आया था, मैं आ ही रहा हूँ। इस बात पर झू शैंगलिन और हंगुंजुन ने मदर नेचर को बो किया और फिर वो लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में लेंसेक के लिए निकल गए। लेंसेक ने पहले से ही कंपटीशन की सारी तैयारियां कर रखी थी। हंगुंजुन के स्वागत की भी उन्होंने सारी तैयारियां कर रखी थी, और करे भी क्यों नहीं। हंगुंजुन उनके सेक्ट के पहले कल्टीवेटर हैं जिन्हों गॉड की पोजीशन मिली है, वो भी बहुत ही कम उम्र में। और आज उनकी पोजीशन इतनी इम्प्रूव हो गई है कि वो बाकी कल्टीवेटर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। लेंसेक में कल्टीवेटर्स की भीड़ लगी हुई थी। कल्टीवेशन वर्ल्ड के हर छोटे और बड़े सेक्ट से बहुत सारे कल्टीवेटर्स इस कंपटीशन में पार्ट लेने आए हुए थे। झू जैंगलिन दौड़कर अपने बड़े भाई के पास गया। उसे देखकर कहता है, गगा, आप यहाँ पर कब पहुँचे?
आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इस पर जू शैंगलिन उसे देखकर कहता है, अगर तुम उस हंगुंजुन के पीछे पीछे ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस पर झैंगलिन कहता है, गगा आपको पता है ये फादर का ऑर्डर है। इस कल्टीवेशन को हंगुंजुन देख रहा है और हमें उसकी मदद करनी है, तो फिर उसका साथ तो देना पड़ेगा ना। इस पर शैंगलिन उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखकर कहता है, तो रहो उसके पीछे। थोड़ी देर में सारे कल्टीवेटर्स कंपटीशन के लिए पहुंच गए थे। हंगुंजुन ने ऑर्डर दिया और कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। वहां पर डिफरेंट टाइप के कंपटीशन थे जिनमें कल्टीवेटर्स पार्ट ले रहे थे। हर कल्टीवेटर एक से बढ़कर एक था, लेकिन सबकी नज़र एक कल्टीवेटर पर थी जो हर एक पर भारी था। बहुत देर होने के बाद हंगुंजुन ने कुछ कल्टीवेटर्स को सिलेक्ट किया। अब उनके बीच एक फाइनल कंपटीशन होने वाला था। सब लोग उस अनजान कल्टीवेटर के बारे में पूछ रहे थे। सब लोग जानना चाहते थे कि वो है कौन जो हर चीज़ में इतना अच्छा है। आर्चरी हो, स्वॉर्डमैनशिप हो या फिर नाइट हंट, वो हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े सेक्ट के सेक्ट लीडर्स भी। सबको लग रहा था कि वो किसी छोटे सेक्ट से होगा, लेकिन ऐसा कौन सा छोटा सेक्ट है जहाँ पर इतना अच्छा कल्टीवेटर है और आज तक ये किसी की नज़रों में क्यों नहीं आया। जू झैंगलिन और उसका बड़ा भाई जू शैंगलिन भी उस कल्टीवेटर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, और साथ ही हंगुंजुन भी। और फाइनल कंपटीशन की बारी थी। इसमें बस कुछ ही कल्टीवेटर्स को सिलेक्ट किया गया है। सारे कल्टीवेटर्स ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो सब लोग प्रोमिनेंट सेक्ट से थे। कुछ लेन सेक्ट से थे, तो कुछ वेन, कुछ जिन, तो कुछ जियांग सेक्ट से। लेकिन उस पर्सन ने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वो कल्टीवेटर अपने सामने हंगुंजुन, जू झैंगलिन और जू शैंगलिन को वो करके कहता है, मेरा नाम वेबुशन है। मैं किसी भी प्रोमिनेंट सेक्ट से नहीं हूँ और ना ही मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के किसी छोटे सेक्ट से हूँ। मैं एक रॉक कल्टीवेटर हूँ। मेरा अपना कोई भी सेक्ट नहीं है। मैंने कल्टीवेशन किसी भी सेक्ट में रहकर नहीं सीखा है। ये मैंने खुद से सीखा है, अपने माँ और बाबा से। हंगुंजुन की नज़र उस रॉक कल्टीवेटर पर ही थी जिसने अपना नाम वेबुशन बताया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। उसकी पेल स्किन सनलाइट में चमक रही थी और उसकी सिल्वर आंखें हंगुंजुन पर ही टिकी हुई थी। हंगुंजुन उसके रोब्स को देखकर ही समझ गया था कि वो किसी भी प्रोमिनेंट सेक्ट से नहीं बिलोंग करता है। उसके काले लंबे घने बालों में उसका रेड रिबन हवा में लहरा रहा था। वेवुशान के इंट्रोडक्शन के बाद वहां पर बिल्कुल शांति हो गई थी। तभी जू शैंगलिन आगे आया। वो वेवुशान को देखकर कहता है, तुम एक रॉक कल्टीवेटर हो। इस पर वेवुशान ने नोट किया। जू शैंगलिन ने फिर से पूछा, तुमने ये कल्टीवेशन कहाँ पर सीखा है? इस पर वेवुशान कहता है, मैंने ये अपने माँ और बाबा से सीखा है और फिर मैंने इसे खुद से प्रैक्टिस किया है। जू शैंगलिन कहता है, तुम रहते कहाँ पर हो? इस पर वेवुशान कहता है, मैं बचपन से येलिंग में ही बड़ा हुआ हूँ और अपने माँ बाबा की डेथ के बाद मैं वहीं पर रहता हूँ। जू शैंगलिन उसे ध्यान से देख रहा था। वो कहता है, तुम्हारा कल्टीवेशन अच्छा है, लेकिन हम तुम्हें हेवन के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उस पर विंग हैरान होकर जू शैंगलिन को देख रहा था। वो कहता है, लेकिन क्यों? आपने तो कहा कि मेरा कल्टीवेशन अच्छा है। इस पर जू शैंगलिन कहता है, कल्टीवेशन के साथ साथ तुम्हें एक प्रोमिनेंट सेक्स से होना भी ज़रूरी है। एक रॉक कल्टीवेटर कल्टीवेशन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। इस पर वेवुशान कहता है, लेकिन ये कंपटीशन तो कल्टीवेशन से रिलेटेड है ना, और जिसका कल्टीवेशन हाई होगा वही सिलेक्ट होगा। तुमने कहा कि ये कल्टीवेशन तुमने अपने माँ और बाबा से सीखा है जिनकी डेथ हो गई है। इसका मतलब वो लोग इमॉर्टल नहीं थे। हम तुम्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तुम हेवन में आने के लायक नहीं हो। जू शैंगलिन का जवाब सुनकर विंग का चेहरा पूरी तरीके से उतर गया था। वो उससे रिक्वेस्ट करके कहता है, लेकिन ये कंपटीशन तो कल्टीवेशन के बेस पर है। जू झैंगलिन अपने भाई को देख रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये उसका फैसला नहीं होगा कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन नहीं। ये हंगुंजुन का फैसला होगा, क्योंकि अथॉरिटी उसके पास है। जू शैंगलिन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। वो किसी की भी बात नहीं सुनता, और जहाँ पर हंगुंजुन का नाम आ जाए वहाँ पर तो वो और भी चिढ़ जाता है। उसने अपने छोटे भाई की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा तो जू झैंगलिन बिल्कुल चुप हो गया। हंगुंजुन उठकर कहता है, जू शैंगलिन, ये तुम्हारी अथॉरिटी नहीं है। हेवन के लिए कौन सिलेक्ट होगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। इस पर जू शैंगलिन ने गुस्से में हंगुंजुन की तरफ देखा। उसे देखकर कहता है, हंगुंजुन, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं हेवन प्रिंस हूँ।
जल्दी ही हेवन एम्परर बन जाऊंगा। तुम सिर्फ एक गॉड हो, अपनी जगह याद रखो। हंगुन ने जू शैंगलिन की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर किया। वो आगे आया और उसने सिलेक्ट हुए कैंडिडेट के नाम पुकारे। विंग का चेहरा उतर गया था क्योंकि हंगुन ने उसका नाम नहीं लिया। हंगुन ने भी ये नोटिस किया, अभी तक जो चेहरा फूल की तरह खिल रखा था अभी बिल्कुल मुरझा गया है। हंगुन चलकर वेवुशियान के सामने आए। वेवुशियान ने जब नजरें उठाकर हंगुन की तरफ देखा तो वो बिल्कुल खो सा गया था। जैसा उसने हंगुन के बारे में सुना था वैसा वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। उनका ऑरा ही डिफरेंट है। वेवुशियन उनकी गोल्डन आइज में बिल्कुल खो गया था। वेवुशियन की तरफ हंगुन ने सॉफ्टली स्माइल की। वो कहते हैं, तुम्हारा कल्टीवेशन सिर्फ अच्छा नहीं है, बहुत ही हाई लेवल का है। एक रॉक कल्टीवेटर होते हुए भी तुम प्रोमिनेंट सेक्ट के बहुत से कल्टीवेटर से बहुत अच्छे हो। इसलिए मैं हंगुन तुम्हें हेवन के लिए सिलेक्ट करता हूँ। जू शैंगलिन तो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। अगर उसके बस में होता तो वो अभी हंगुन के साथ ज़रूर कुछ कर देता। लेकिन जू जैंगलिन खुश था क्योंकि वेवुशियन की स्किल्स उसे भी पसंद आई थी। दूसरी तरफ वेवुशियन इतना ज़्यादा खुश था कि वो बता नहीं सकता। उसने हंगुन को बो किया। उसने हंगुन के बारे में बहुत कुछ सुना है। उन्हें सामने से देखना उसके लिए ऑनर की बात है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली वो भी हेवन में जाकर एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकता है और एक अच्छा कल्टीवेटर बन सकता है। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब